ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। लॉकडाउन में कुदरत ने हमें अपने असली चेहरे की एक झलक दिखाई और इशारा किया कि अभी भी समय है मेरे अनुपम सौंदर्य को फिर से निहारने का। हम प्रकृति को समझने और निहारने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि जो लोग बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं वे अपनी अपनी बालकनी में कुछ पेड़ पौधे गमलों में लगा सकते हैं। बालकनी में आप सदाबहार, करी पत्ता, तुलसी, मनी प्लांट, गेंदा, एलोवेरा, गुलाब, मरवा दोना, जूही, क्रोटन, डिगनबेल्फिया, विभिन्न किस्मों के पाम, मौसमी फूलों के पौधे, तरह तरह के फल और तरह तरह की फूल वाली बेल, जैसे मधुमालती, बोगनवेलिया, ये सब लगा सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत से पौधे हैं जिन्हें आप गमलों में लगाकर अपनी बालकनी को हरा भरा बना सकते हैं। और रंग बिरंगे फूलों से सजा सकते हैं।
अमृत ये कथा सुनावा, यही गाथा अमृत बरसावा, सबके ही आनंद ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित न करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे। उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तू बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जौं बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक संभु समझावा, भावी बस न ज्ञानु उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कही देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली
बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी और दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभहि हठी हटके तब, बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली बाती पछिताब पिताहूं। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर जादा। काटियतासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूधि नत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृषकेतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। भारत में कोविड-19 से 4,24,433 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 15,350 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 1,80,596 लोगों की जांच की गई।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वस्थ होने की दर अब लगभग 72% है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक दर्ज की गई है। तिरुवनंतपुरम में तीसरा लॉकडाउन लगाया गया है। दवा की दुकानें, किराने के सामान की दुकानें और अन्य जरूरी दुकानें ही खुली रहेंगी। केरला सचिवालय भी बंद है। ये तीसरी पूर्णबंदी 1 सप्ताह तक चलेगी। विज्ञान, तकनीक और नवाचार नीति 2020 के नियमन के लिए विचार विमर्श किया गया है। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो शोध और विकास में आर्थिक मदद करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन की जरूरत पर ध्यान देगी। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। चीन ने भूटान के साक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर अपना दावा बढ़ा दिया है। थिम्पू ने चीनी दूतावास को एक राजनीतिक दस्तावेज सौंपा है जिसमें कहा गया है कि अभयारण्य भूटान का अभिन्न और अखंड राज्य क्षेत्र है। नेपाल साम्यवादी दल की स्थायी समिति की आज होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। स्थायी समिति के 45 सदस्यों में से अधिकतर ने प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफे की मांग की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना विषाणु फैलाने की वजह से चीन की निंदा की है। उन्होंने कहा कि चीन की गोपनीयता और झूठ की वजह से ये विषाणु दुनिया भर में फैला है। चीन के आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र में अधिकारियों ने बुबोनिक या गिल्टी संबंधी प्लेग का संदिग्ध मामला दर्ज किए जाने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी है। ये दुनिया में सबसे घातक जीवाणु संक्रमणों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त लीबियाई सरकार नेशनल अकॉर्ड के लड़ाकों ने खलीफा हफ्तार के लड़ाकों से अल वातिया हवाई अड्डा वापस कब्जा लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। आज हम मानव जाति के लिए भारत के सबसे बड़े उपहार के बारे में बात करेंगे, योग, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है, खासकर क्योंकि ये न केवल शरीर बल्कि मन को भी व्यायाम कराता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी मल्होत्रा है और मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। कई स्थितियों में मैं संपूरक उपचार यानी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के रूप में योगा का सुझाव देती हूँ और कई स्वास्थ्य क्षेत्रों में योग तकनीकों को स्वास्थ्य बढ़ावा कार्यक्रम, मादक द्रव्यों के सेवन उपचार कार्यक्रम और चिंता विकारों, कोरोनरी हृदय रोग, कैंसर, HIV एड्स जैसे रोगों के लिए एक संपूरक उपचार के रूप में लागू किया जा रहा है। योग एक कम लागत वाली स्व सहायता पहुंच है जो लोक कल्याण के लिए है। तो आखिर योगा है क्या? शब्द योग संस्कृत शब्द युज से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है एकजुट या एकत्रित। योग एक 5000 साल पुरानी भारतीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य शरीर मन को बदलना है। योगा का इतिहास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रथा, ये योग की प्रथा भारत से उत्पन्न हुई है। योग 5 सदियों पुरानी प्रथा है जो समय के साथ बदल गई है और योगा के लिए प्रासंगिक प्राचीन पाठ भागवत गीता में लगभग 5000 साल पहले इसका उल्लेख करती है, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि योग शब्द का अर्थ ईश्वर से जुड़ना है। तात्पर्य यह है कि योग के लिए किसी भी वास्तविक पहुंच में आध्यात्मिक साधना को शामिल करना चाहिए। इसमें मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान शामिल है। आइए जानते हैं योगा के लाभ के बारे में। योग मन में चेतना के साथ शरीर में अंग प्रणालियों का एक संघ है। उन्नत अवस्था में प्रगति करते हुए व्यक्ति शरीर, मन, आंतरिक ऊर्जा और सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एकता का अनुभव करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक नियंत्रण और अंततः आत्म साक्षात्कार होता है। इस प्रक्रिया में कुंडलिनी शक्ति की उत्तेजना भी मानी जाती है जो कि मानव रीढ़ के आधार पर स्थित होती है। जब यह शक्ति अपने उच्चतम केंद्र तक पहुंचती है जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और वहां वो विभिन्न एंडोक्राइनल ग्लैंड से हार्मोन उत्सर्जन का नियंत्रण करती है और यह तंत्र भावनाओं के नियंत्रण और परिणाम स्वरूप तनाव प्रबंधन तकनीक के रूप में योगा के महत्व को समझा सकता है। इसके अलावा आंतरिक शांति और प्रशांति, बौद्धिक वृद्धि और बेहतर नियंत्रण के लिए योग को करना चाहिए।
साथ ही साथ अन्य लाभों में ये बेहतर शरीर का लचीलापन, संतुलन और बेहतर हृदय, धीरज, पाचन में सुधार, समग्र मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि, मांसपेशियों के तनाव में आराम, वजन पर काबू, ऊर्जा स्तर में वृद्धि और इसके साथ साथ एक बेहतर इम्यून सिस्टम भी देता है जो कि प्रभावी और प्राकृतिक है, जो कि आपके स्वास्थ्य और बीमारी से मुक्त बनने का आपके शरीर को कारण दे सकता है। योग तनाव हार्मोन को कम करता है और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को उत्तेजित करके विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है और साथ में योग मन को शांत करके गहरी विनियमित नींद, जो कि स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, उसमें योगदान कर सकता है। महिलाओं पर भी योग का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन शैली की आदतों और तेजी से भागती हुई जिंदगी में हमारे स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आते हैं, जिसमें प्रजनन शक्ति यानी फर्टिलिटी पावर भी शामिल है। अगर आप बेहतर फर्टिलिटी पावर चाहते हैं तो योग का प्रयास करें, जो कि आपके तनाव को कम करके निचले पेट क्षेत्र में रक्त का प्रवाह में सुधार कर सकता है और यह आपकी फर्टिलिटी पावर को उत्तेजित करता है। योग शुरू करने से पहले आपको कुछ कारकों पे विचार करना चाहिए। अगर कोई भी गर्भवती हो या किसी के पास लगातार स्वास्थ्यप्रद समस्याएं हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, ग्लूकोमा, शियाटिका, तो योग अभ्यास करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी से जरूर बात करें। शुरुआती लोग चरम स्थिति जैसे हेड स्टैंड, कमल की स्थिति, सशक्त सांस लेने के रूप में कठिन तकनीकों से उन्हें बचना चाहिए और योगा फॉर बिगनर श्रृंखला को अपनाना चाहिए। आधुनिक योग का लक्ष्य आपके स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है, इसलिए वही करें जो आपके फिटनेस स्तर के लिए सबसे उपयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2015 से 21 जून को मनाया जाता है। दुनिया भर में ये मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2014 में रखा गया, जहां उन्होंने सुझाव दिया कि योग को मनाने और अभ्यास करने वाले दिन को विश्व स्तर पर मान्यता दी जानी चाहिए। ये देखते हुए कोरोना वायरस महामारी का वैश्विक लॉकडाउन कैसे हुआ, इस वर्ष का विषय योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि योग मैं से हम तक की यात्रा है। योग व्यक्ति को विचार, कर्म और भक्ति में एक बेहतर इंसान बनाता है। योगा अपनाएं और एक संतुलित सक्रिय जीवन शैली को पाएं। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया तथा नवोन्मेष का आह्वान किया। आलेख पदम सिंह का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारतीय किसानों ने भारत को पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर 2020 तक 80 करोड़ भारतवासियों को निःशुल्क राशन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि अनुसंधान, इसके विस्तार की प्रगति और भारत में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक तथा कृषि अनुसंधान एवं विस्तार विभाग के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए वरीयताओं, प्रदर्शन तथा तैयारियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। 2014 के बाद ICAR के विभिन्न केंद्रों के अनुसंधान पर आधारित 1434 नई किस्म की खेत की फसल, 462 प्रकार की बागवानी की फसल तथा जलवायु के लचीलेपन वाली 1121 विविधताओं को विकसित किया गया है। विविधताओं को विकसित करने के लिए आणविक ब्रीडिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो कई तरह के दबाव को झेलने में सक्षम है। गेहूं के 3226 HD 7 प्रकार के रोगों तथा टमाटर 4 प्रकार के रोगों का अवरोध करने में सक्षम है। वाणिज्यिक प्रसंस्करण विविधताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण विशेषताओं के साथ आर्क विशेष, आर्क अलेशा तथा आर्क योजी को विकसित किया गया है। कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं पर विभिन्न तरह के फोकस को विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की तथा किसानों को अच्छी आय सुनिश्चित करने के लिए आगे और पीछे की कड़ी को विकसित करने की आवश्यकता के लिए प्रेरित किया। कर्ण 4 एक प्रकार का गन्ना है जिसने चीनी की रिकवरी को बढ़ाया है।
तथा उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से उगाई गई किस्मों का स्थान लिया है। श्री मोदी ने गन्ने से जैव इथेनॉल बढ़ाने के तरीकों और अन्य फसलों को खोजे जाने की आवश्यकता पर बल दिया। कुपोषण मुक्त भारत को आधार देने के एक प्रयास के अंतर्गत बढ़े हुए आयरन, जिंक तथा प्रोटीन तत्व के साथ 70 जैव सुदृढ़ किस्में विकसित की गई हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पोषण थाली तथा न्यूट्रिया गार्डन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 76 कृषि विज्ञान केंद्रों और 450 मॉडल फार्मों को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में प्रायोगिक परियोजनाएं चलाई गई थीं। संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए न्यूट्रिया गार्डन बढ़ाने में आंगनवाड़ी के कर्मचारियों तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पोषण थाली में चावल, स्थानीय दाल, मौसमी फल, पत्तेदार हरी सब्जियां, कंद, अन्य सब्जियां, दूध तथा चीनी, गुड़ और तेल जैसी अन्य चीजें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ जैविक तथा प्राकृतिक खेती के अभ्यासों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। ICAR ने भारत के भू संदर्भित जैविक कार्बन के नक्शे को विकसित किया है तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाले 80 जैव नियंत्रित एजेंट और 22 जैव कीटनाशकों की पहचान की है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में तकनीक के प्रयोग तथा नवोन्मेष को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप्स और कृषि उद्यमों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों की मांग पर सूचना प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चिन्हित समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष में 2 बार हैकाथॉन्स का आयोजन किया जा सकता है तथा कृषि से जुड़े बड़ी संख्या में श्रमिकों और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए खेती की गतिविधि को कम करने वाले साधन तथा उपकरण के डिजाइन किए जाने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने इच्छा जताई कि जल के प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने के लिए जागरूकता तथा आउटरीच कार्यक्रम संचालित किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने प्रेरित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को रूपांतरित करने में भारतीय कृषि की पूरी संभावना का लाभ उठाने के लिए भारतीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान को युवाओं तथा कृषि स्नातकों के प्रौद्योगिकी ज्ञान और कुशलता के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। नागरिकों द्वारा पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे तथा जिनमें उचित अनुपात में आगे बढ़ने की संभावना है तथा जो अपने अपने क्षेत्रों में विश्व स्तरीय ऐप बन सकते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें भागीदारी करने के लिए प्रौद्योगिकी समुदाय के सभी मित्रों को मैं प्रेरित करता हूं। प्रधानमंत्री ने भारत में जीवन प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम का उल्लेख किया तथा इस क्षेत्र को प्रौद्योगिकी समाधान देने में युवाओं ने कैसे विशिष्टता हासिल की है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप तथा नवाचार करने, विकसित करने तथा देश में निर्मित ऐप को बढ़ावा देने के लिए टेक इकोसिस्टम में बहुत उत्साह है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि राष्ट्र एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ऐसे में ऐप्स को विकसित करने के लिए एक दिशा देने तथा उसमें गति प्रदान करने का ये एक सुअवसर है जो हमारे बाजार के अनुकूल हो और विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सके। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।